नमस्कार। हम हर बार आते हैं आपके पास और एक ही बात कहते हैं, मुद्दे वही जो आपको छूते हैं। आज इस सिलसिले में आज बानतला में आए हुए हैं। यहाँ पे जो लेदर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसमें आए हुए हैं, कारण है क्योंकि आज अगर आप देखें एक जो शब्द है MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको लेके बहुत बातें हो रही हैं, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इसका कंट्रीब्यूशन है मोर देन 16% टोटल GDP में इसका कंट्रीब्यूशन है ये MSME सेक्टर, और इसमें ये लेदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आता है। तो इस सिलसिले में हम बात करने आए हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये सुनने के लिए आज हम बानतला में आए हुए हैं। कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स के मेरे साथ हैं जो हैं वो हैं जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद जिया नफीस जी और जनाब शाहिद परवेज़ जी। तो सर, आप लोगों का बहुत स्वागत है, आपने अपना वक्त दिया, मूल्यवान वक्त दिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है नफीस साहब आपसे कि कंसिडरिंग दिस कैलकाटा लेदर कॉम्प्लेक्स एंड कंसिडरिंग द हिस्ट्री, हमारा जो इतिहास बोल रहा है जहाँ पे आपका ये लेदर कॉम्प्लेक्स खड़ा है और ये MSME यूनिट में बैठा हुआ है, यहाँ पे कितने टैनरीज हैं जो काम करते हैं? आप हमारे दर्शकों के लिए तो बनाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को ये चमड़े का जो है वो थोड़ा सा बताइएगा कि कितने टैनरीज और वो किन किन अवस्था में काम करते हैं। क्या यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है या फिर सिर्फ टैनिंग होता है? ये जरा आप बताइए। लेदर कॉम्प्लेक्स जो है ये 1100 एकर्स एरिया में है। जी बिल्कुल। यहाँ पे 400 टैनरीज हैं और 100 लेदर गुड्स यूनिट्स भी हैं। हाँ। तो 400 टैनरीज जो है वो रॉ लेदर से फिनिश लेदर तक प्रोडक्शन करते हैं। डिफरेंट टैनरीज हैं, कुछ सिर्फ रॉ से सेमी फिनिश तक करते हैं, कुछ फिनिश तक भी करते हैं। लेदर गुड्स यूनिट जो यहाँ पे हैं वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बैग्स, वॉलेट्स, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता है। वो क्या यहीं बनाते हैं ये लोग? हाँ, 100 यूनिट्स यहाँ भी है। लेदर गुड्स यूनिट कस्बा इंडस्ट्रियल स्टेट में और लेदर कॉम्प्लेक्स 2 जगह। तो यहाँ 100 लेदर गुड्स यूनिट्स यहाँ भी है। तो ये आप जो वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड का भी वॉलेट्स एंड बैग्स यहीं पे बनता है। अच्छा। आपको जान के वो होगा कि यहीं बनता है। एंड फिनिश लेदर जो यहाँ बनता है ये गोट स्किन का भी बनता है, काऊ का भी बनता है, बफेलो का भी बनता है, बफ काफ का भी बनता है। दूसरी बात, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्लव्स की भी काफी यूनिट्स है। अच्छा। जो इंडस्ट्रियल ग्लव्स वेस्ट बंगाल जो ईस्टर्न रीजन है हमारा काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट का, इसमें इंडस्ट्रियल ग्लव्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्रियल ग्लव्स में आपको जान के ये होगा कि वर्ल्ड में वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्लव्स। सर एक मैं थोड़ा सा इंटरवेन करता हूँ। ये जो आपका जो इतना इंडस्ट्रीज़ हैं, आप जो टैनरीज, ये आपका लेबर इंटेंसिव यूनिट है ना? मतलब ये तो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव यूनिट है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्कोप कैसा है? सर देखिए, लेदर जो है इसमें लेबर इंटेंसिव ही, हाँ, लेदर गुड्स, लेदर हो या लेदर गुड्स हो या इंडस्ट्रियल ग्लव्स हो, बिल्कुल। आज एक यूनिट जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अब आप लेदर, सर माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। ये जो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट है इसमें कितने स्किल्ड वर्कर्स हैं और कितने अनस्किल्ड वर्कर्स हैं? मतलब आपके इंडस्ट्री को क्या स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है या अनस्किल्ड लोगों की ज़रूरत है? जैसे टैनरीज जहाँ तक सवाल है, मशीन चलती हैं, डेफिनेटली हमको स्किल्ड वर्कर चाहिए वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए। एक टैनरी में अगर छोटी टैनरी पकड़िए तो 10-12 मशीन्स होती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स होती हैं। थोड़ा और एडवांस टैनरी है तो वहाँ 20-22 मशीन। औसतन एवरेज करें तो एक टैनरी में कितने एम्प्लॉयबल लोग होते हैं? मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो? ये डिफिकल्ट है क्योंकि देखिए यहाँ 500 स्क्वायर मीटर से लेकर 17,000 स्क्वायर मीटर तक का टैनरी। अच्छा। तो इसको ऐसे क्लासिफाई करना ठीक नहीं है। बट आपको लेदर इंडस्ट्री में हम आपको ये बता सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 2 to 3 लाख पीपल एम्प्लॉयड है इसमें। 2 to 3 लाख पीपल्स एम्प्लॉयड। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्लव्स का सेगमेंट में एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट है। इंडस्ट्रियल ग्लव्स क्या स्टार्टिंग टू फिनिश क्या ये यहाँ पे CLC में ही होता है? उसका लेदर यहीं पे बनता है। कुछ यूनिट्स देखिए, सब यूनिट्स इंडस्ट्रियल ग्लव्स का लेदर कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अच्छा। और काफी यूनिट्स यहाँ भी है और
दूसरे एरिया सर ये जॉब क्या आउटसोर्स किया जाता है किसी तरह से लोगों को कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करके दो, ऐसा होता है क्या इंडस्ट्रियल ग्लव्स में? दो टाइप के यूनिट्स हैं। अच्छा। जहाँ पे कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो अपने इन हाउस में, जो बड़ी बड़ी यूनिट है अपने खुद ही अपने इन हाउस में बनाते हैं वो लोग ग्लव्स। और बहुत ऐसे लोग हैं जो आउटसोर्सिंग करवाते हैं, जो फैब्रिकेटर्स होते हैं। जैसे लेदर गुड्स में भी बैग्स और वॉलेट्स हो या इंडस्ट्रियल ग्लव्स हो, आप अगर लेदर कॉम्प्लेक्स से 50 स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस में जाइएगा तो हर घर में आप देखिएगा कि या बैग का काम हो रहा, या ग्लव्स का काम हो रहा, या वॉलेट का काम हो रहा। तो ये सर मोरलेस एक एमएसएमई यूनिट जिसको हम बोलते हैं, एकदम 100% ये वही इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। एब्सोल्युटली वी फॉल अंडर द एमएसएमई सेक्टर, बिकॉज एमएसएमई का जो स्टेज है 250 करोड़ एंड बिलो, उस 250 तो एकदम लास्ट एंड बिलो, तो हम उसी में फॉल करते हैं। जो ये जितनी इंडस्ट्री, सर यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट है जो 250 करोड़ को कवर किया है, मतलब उसे एक्सीड किया है? यहाँ पे तो ऐसा कोई यूनिट नहीं है जो 250 करोड़, जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज करके एक दो यूनिट ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट मोर देन 200-300 करोड़ है। अच्छा। बट कोई एक पर्टिकुलर एक कंपनी में वैसा नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो आप बात कर रहे थे जो इंडस्ट्रियल, हम जो मेन आप एमएसएमई के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो 16% जीडीपी की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर एमएसएमई में वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर खड़ा है। वेस्ट बंगाल सबसे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सबसे ज्यादा। हाईलाइट करना चाहते हैं कि लेदर इंडस्ट्री जो बंगाल में, ये तो लेदर कॉम्प्लेक्स में आप हैं, यहाँ पे टैनरीज हैं 400 जो रॉ टू फिनिश लेदर बनाते हैं। लेदर गुड्स यूनिट 100 है जो इन हाउस, जो बिगर ब्रांड्स का काम, देखिए बिगर ब्रांड से काम लोग अपने घर में इन हाउस करवाते हैं अंडर देयर ओन सुपरविजन। अच्छा। फिर एक मास प्रोडक्शन जो होता है वो आउटसोर्सिंग से होता है, या वो इंडस्ट्रियल ग्लव्स का हो या वो बैग का हो। तो अगर आप, जैसे हमने कहा 50 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस आप अगर इस जगह से देखेंगे तो आपको कुछ ही घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ लेदर का काम नहीं होगा। So ये हाउस होल्ड हो गया, हाउसहोल्ड हो गया। So you are contributing directly, you are creating employment directly, but जहाँ और indirectly एक बहुत अच्छे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। सर ये जो आप हाउस होल्ड में दे रहे हैं, आर यू क्रिएटिंग एनी स्किल, मतलब आपके यहाँ क्या कोई स्किल सपोर्ट उनको मिलता है? स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। अच्छा। इल्पा जो लेदर गुड्स का पार्क है यहाँ पे, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम लिया जाता है, जहाँ वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट कराया जाए। क्योंकि जैसे हाउस होल्ड में जा रहा है, वहाँ किस तरीके से इसको कंट्रोल, हर एक लोकेलिटी में वहाँ कुछ स्किल्ड लोग हैं। अच्छा। जो सुपरवाइज करके इस काम को अंजाम देते हैं, बिकॉज ये टोटल 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है। तो क्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। जब तक क्वालिटी प्रॉपर नहीं बनेगा तो कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा, का प्रॉब्लम होगा। तो आप जो हमने कहा 50 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज सेगमेंट है। अच्छा। जो आपको हमने 2 से 3 लाख लोग का एम्प्लॉयमेंट था, वो तो सब लेदर कॉम्प्लेक्स में नहीं है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है, हाउस होल्ड है। ये तो आप एक्सपोर्ट पे चले गए। आप प्रोक्योरमेंट लेवल पे भी अगर आप जाएंगे, जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है, जो गांव से लेदर को एक एक पीस करके जमा होता है, हाट में आता, हाट से बाजार में आता, बाजार से सिटी में आता, और सिटी से इंडस्ट्रियल एरिया में आता। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिस इंडस्ट्री इज जनरेटिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बोथ ऑफ इट। सर एक प्रश्न और एक आ रहा है, तो ये जो आप अभी बोल रहे थे ना, ये रॉ मटेरियल एक्वायरमेंट, अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए आप टैनरी, आप ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? सर देखिए, जैसे अगर हम अपने टैनरी के बारे में आपके बारे में बताइए। आई एम स्पेशलाइज इन गोट स्किन। अच्छा, गोट स्किन में हम काम करते हैं। सो माय परचेज इज ऑलमोस्ट महाराष्ट्र से भी परचेज करते हैं। बंगाल से क्यों नहीं करते? बंगाल से भी करते हैं, बंगाल तो सबसे ज्यादा। पर देखिए, लेदर इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अच्छा। आप जो रॉ मटेरियल जो होती है, उसमें क्वालिटीज ग्रेडिंग होता है। अच्छा। तो हम अपने ऑर्डर्स के हिसाब से हमको लेदर प्रोक्योर करना। अच्छा। जैसे अगर महाराष्ट्र से जो हम लेदर प्रोक्योर करते हैं, उससे स्वेड और न्यूबक टाइप का लेदर ज्यादा अच्छा बनता है। अच्छा। बंगाल का लेदर इज वेरी हाई इन क्वालिटी। जो जितना अपर एंड लेदर बनता है गोट स्किन का, वो बंगाल के लेदर से बनता है। मतलब हाई एंड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो बंगाल के। दैट इज अ पॉइंट आल्सो कि बंगाल कम्स इन क्वालिटी वाइज। बंगाल का गोट स्किन और बंगाल का इवन जो बोवाइन हाइड्स जो है, वो
इज वेरी हाई इन क्वालिटी, अपर एंड लेदर। क्योंकि सर लेदर को आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी है और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, हम भी जानना चाहते हैं सर, मालूम नहीं है। 10 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक बिकता है, इवन मोर। आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल आइडिया। तो इट्स नॉट अ लेदर इज नॉट वन, यू कांट जस्ट क्लासिफाई लेदर इनटू वन सब्जेक्ट। हाँ, वन सब्जेक्ट, ये बहुत वास्ट है। गोट स्किन में 10 ग्रेड होता है। अच्छा। टॉप मोस्ट ग्रेड से शूज बनेगा, अच्छा। लोअर मोस्ट ग्रेड से ग्लव्स बनेगा, अच्छा। बीच वाले ग्रेड से सैंडल्स बनेगा, हाँ, उससे नीचे वाले ग्रेड से स्मॉल लेदर गुड्स बनेगा। हाँ। सो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सर एक माफ़ कीजिएगा यार, एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। बीइंग एज आप कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स में एक एग्जीक्यूटिव, एक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आप जो काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर बढ़ता है। Considering the product, considering the marketing of the product, considering the huge demand of the product, यहाँ पे आप लोग क्या स्किल डेवलपमेंट से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, मतलब मैं कंज्यूमर्स एंड की बात कर रहा हूँ, तो इसमें CLC का इनिशिएटिव कैसा आ रहा है कि सपोज इफ़ यू क्रिएट डिमांड एट द मार्केट एंड क्रिएटिंग ए ब्रांड ऑफ CLC इटसेल्फ, कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स खुद एक ब्रांड है, इसको आप लोग बाजार में क्यों नहीं ला रहे हैं विद द मार्केट कंपटीशन, जो आपका एक कोऑपरेटिव मूवमेंट में पहले शुरू हुआ था, शायद अभी उस तरह से नहीं है, कि ये CLC खुद एक ब्रांड क्यों नहीं बना रहा है अपने आप को? CLC के खुद का एक ब्रांड है। हाँ। कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स एक ब्रांड है, कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स एक डेफिनेटली एक ब्रांड है। तो इसका ब्रांड वैल्यू है सर, तो उसको आप लोग यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी सर देखिए, ये इंडस्ट्री 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट इज द पेरेंट बॉडी जो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है, ठीक है सर। कलकत्ता में CLCTA जहां आप बैठे हुए हैं, ये कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स टैनर्स एसोसिएशन है, ये टैनिंग सेक्टर का हमारा जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद ILPA जो प्रोडक्ट सेक्टर का एसोसिएशन। तो ये 3 अलग अलग सेगमेंट है। जहां तक CLCTA ब्रांड ऑलरेडी क्रिएटेड, हम टैनर्स वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट लेदर कॉम्प्लेक्स इन एशिया प्रेजेंट। सर आपके जो चमड़ा निकलता है यहाँ से, वहाँ CLC का स्टैंप लगता है क्या? नहीं, हम तो चमड़ा फिनिश लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें आपका वो क्या ILC का वो लगता है क्या? इंडियन लेदर कम का नहीं, आप लोगों का जो ब्रांड ये कोई एसोसिएशन तो एक्सपोर्ट सर करता नहीं। हाँ, ये तो इंडिविजुअल, मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इंडिविजुअल कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, so when you are exporting it, you are exporting it as a individual exporter or as a joint exporter under CLC? No, as an individual exporter. The whole the responsibility comes to you. Absolutely. The liabilities comes to you. Absolutely. What support you get it from the government, sir? ये प्रश्न हमारा रहेगा। गवर्नमेंट का काम, आज हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट का कस्टम फैसिलिटीज और जो फैसिलिटी। लेकिन आप तो फॉरेन करेंसी अर्न कर ले देश के लिए सर। एज ए एंटरप्रेन्योर यू आर हेल्पिंग आवर कंट्री। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक, यू आर अर्निंग डॉलर्स फॉर अस सर। डेफिनेटली सर, हम लोग को गवर्नमेंट के तरफ से ड्रॉबैक का सपोर्ट मिलता था, अभी वो अमाउंट कम हो गया है। कुछ MEIS में हम लोगों को कुछ फैसिलिटीज मिलता है, जो आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, इस तरह का फैसिलिटीज हम लोगों को मिलता है। मगर ड्रॉबैक का अमाउंट इज अगेन अ वेरी बिग सब्जेक्ट टू डिस्कस। किसी वजह से 2 साल से ड्रॉबैक का अमाउंट को कम कर दिया गया। MEIS का अमाउंट भी पहले से थोड़ा कम किया गया, बट स्टिल वी आर गेटिंग दिस सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर और एक प्रश्न में हम आना चाहें, क्योंकि थोड़ी सी सीमाबद्धता है वक्त की, तो हम ये प्रश्न सोच रहे हैं जितना ज़्यादा हम कर पाएँ, क्योंकि हमें उत्सुकता है कि समझने के लिए। सर ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है अराउंड द वर्ल्ड, considering the leather and leather products, not only leather and leather, all the products are having technological advancement. तो इसका कितना आप बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर, considering the modern machineries you are implementing in your plants, considering technological advancement in your workforce and your mindset change, how you are implementing, कैसे कर रहे हैं आप? अभी तो जैसे हमने आपको शुरू में भी बताया कि अलग अलग जो इंडिविजुअल टैनरीज है, जिनका जिस तरीके का कारोबार है, उनका उस तरीके का मशीनरी है, उस तरीके का एडवांसमेंट है, उस तरीके का प्रोडक्ट वो बनाते हैं। जिन्होंने मशीनरीज में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया, वो बेटर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सो दे गेट बेटर डिविडेंड्स फ्रॉम द मार्केट एज वेल। सो ये तो इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। अभी मगर जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, हम लोग CFC यहाँ बनाने वाले हैं, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे जहाँ बहुत मशीन्स हम लोग लगाएंगे।
आज आपको जान के ये खुशी होगा कि माइक्रो टैनर्स जो थे, जो इनका जिन्होंने छोटी छोटी जमीन लिया था, उनको यहाँ जमीन नहीं मिला बिकॉज 400 स्क्वायर मीटर से कम में जमीन मिलने का जानते हैं नहीं था। अब उनके लिए कोऑपरेटिव बन गया, वहाँ CFC वहाँ भी बन रहा, वहाँ अलग अलग किस्म की मशीनें आएंगी, तो मशीन जितनी अच्छी मशीनें आएंगी उतने अच्छा प्रोडक्शन होगा वहाँ पे। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमको हर तरीके से कोऑपरेट करने सर, और एक प्रश्न है, पर्टिकुलरली लेदर इंडस्ट्री जब भी आता है तो एक चीज बार बार उठ के आता है, वो पॉल्यूशन। ये एकदम उठ के आता है, ये मुद्दा आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कंसीडरिंग? सर अभी 20 MLD का, आप जहाँ बैठे, ये 20 MLD का लेदर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे है। अनदर न्यू 20 MLD का भी प्लांट बन चुका, मतलब मॉड्यूल 1 2 3 4 फंक्शनिंग है, 5 6 7 8 जस्ट अबाउट टू बिगिन। वी आर वर्किंग विथ जो आज के टाइम का पोल्यूशन ट्रीटमेंट का जो नॉर्म्स है हमारे पास, अगर आप यहाँ घूम के देखेंगे तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया। पूरे टैनरी का वाटर यहाँ पे आता है और यहाँ से वो डिस्चार्ज होता है। सर, यू आर यूजिंग द मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? एब्सोल्युटली, अच्छा, एब्सोल्युटली। और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से हर 15 मिनट्स में डेटा हमारा वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ट्रांसमिट होता है। सो देयर इज नो चांस कि हम अनट्रीटेड वाटर यहाँ से बाहर निकाल पाए। सो वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दिस टीम कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 300 पीपल वर्किंग हियर एंड एक्सीलेंट काम हम लोग कर रहे हैं इसमें। एंड हमारे जो सेक्रेटरी मिस्टर इमरान अहमद खान, जो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है, सो ही हैज मेड इट वेरी क्लियर टू द इंटायर टीम दैट वी नीड परफेक्शन। वी डोंट वांट verbal things, we want job to be done and we are doing it. अगर आप यहाँ देखिएगा, there are many people from across the world who have visited here and they have been really नहीं, आपके यहाँ पे बहुत सारे इटली का डेलीगेशन आया था, जर्मन का बहुत सारा डेलीगेशन सब है, satisfied because they came with something else in their mind but they were surprised to see the way we are working. और दूसरी बात ये है कि LWG लेदर वर्किंग ग्रुप का सर्टिफिकेशन मिलता, पहले बंगाल के किसी को मिलता नहीं था। आज के दिन में मोर देन 20-25 लोग उसका सर्टिफिकेशन ले चुके हैं। अगर पोल्यूशन का ट्रीटमेंट सही नहीं होगा तो सर्टिफिकेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। सो दिस प्रूव्स दैट पोल्यूशन वी हैव टेकन an oath कि we care for, और हमारा लोगो ही अगर आप देखिएगा CLCT, we care for the environment। या मैं बाहर से आते हुए देख रहा था। We are just not saying that, we are doing it। You are doing it। सर, और एक जो प्रश्न मैं बार बार आ रहा हूँ, मैं घूम फिर के, बिकॉज आज के बाजार में जो सबसे बड़ा मुद्दा पर स्वास्थ्य तो एक आया है पेंडेमिक में चलते, आप भी जानते हैं, एंड सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज दिस इज लेबर इंटेंसिव यूनिट, सो हाउ मैं अगर प्रश्न करूं आपको कि आप जो जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व तो आपका भी रह रहा है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को आप किस तरह से एज ए champion of the industry, how you are going to handle it in coming years? What is your short term plan and what is your long term plan? You must have some action plan कि भाई हम vocational training units करेंगे, हम अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देंगे, टेक्निकल कुछ एडवांसमेंट उनको सिखाएंगे कि उनको काम मिलेगा, और if I outsource somebody he will get earn something। इस पे आप क्या सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? बताना चाहते हैं कि ये लेबर इंटेंसिव यूनिट है, औरतों को और जो मार्जिनल the women employment is quite big here, plus जो under privileged लोग हैं, जो come from right from the lower set of the society, उनको employment हम लोग देते हैं। और आपको ये भी बताएं कि ये पैंडेमिक तो 1.5 साल से चल रहा, बैरिंग द पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि हम लोग किसी को लेदर इंडस्ट्री में किसी ने किसी को जॉब से निकाला नहीं। अच्छा, निकाला नहीं है। वी हैव बीन एबल टू सस्टेन दिस बिकॉज जो हम सुनते आए हैं हर इंडस्ट्री में रिटेंचमेंट इज नाउ गोइंग अबव 30-35%। तो ये जैसे आपको हमने बताया कि टैनरीज है, लेदर गुड्स यूनिट है, और प्लस हाउस होल्ड में भी काम होते हैं आउटसोर्सिंग में। मतलब काम लॉकडाउन में बंद है तो डेफिनेटली जब काम बंद है तो ऑब्वियसली यू कांट जनरेट एम्प्लॉयमेंट दैट टाइम। बट जब जैसे काम शुरू होता है, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, बट एवरीबडी इज देयर। लाइक इन माय फैक्ट्री आई पेड सैलरी एवरी मंथ ऑफ द ईयर टिल डेट and I have not removed even 1% from my। सर नहीं, ये बात तो मैं आपसे सहमत हूँ। सर, मेरा प्रश्न जो था ना, पर्टिकुलरली एज ए चैम्पियन ऑफ द इंडस्ट्री आप लोग जो खड़े हैं, बिकॉज दिस इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव। तो आप जब सरकारी महकमे में आप
जा रहे हैं, आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा खड़ा है, टू इट विल गेट ए सपोर्ट टू योर इंडस्ट्री, क्योंकि आपको काम करवाना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है और आपको एक्सपोर्ट करना है, बेचना है। देखिए ये पेंडेमिक का पीरियड है, ये रहेगा और 2 महीना 3 महीना या 4 महीना 6 महीना, फिर इसके बाद खत्म होगा, तो उसके बाद आपकी इंडस्ट्री को फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हाउ यू आर कमिंग इन दैट स्फीयर, हाउ यू आर थिंकिंग ऑन दैट, क्या आप क्या एक कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर इस तरह से बना के कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात सोच रहे हैं? जी सर, बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं। अभी जैसे 20 mld के प्लांट हैं, 40 mld का प्लांट चालू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट तो हमको बढ़ाना ही है, तो यहाँ हम एजुकेट कर रहे हैं पर्सन को, पुराने लोग जो हैं उनको स्किल्ड में ले जाएंगे, नए लोग को लाना ही होगा। नहीं सर, अगर आप एक इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसमें तो और बेहतर रहेगा ना सर। अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बाहर यह तो क्या जान पहचान वाले आएंगे, बाहर के लोग तो आ नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, बट जैसे FTDI फुटवेयर डिजाइनिंग का स्टूडियो है, वहाँ पे वो कॉलेज है, वहाँ फुटवेयर की ट्रेनिंग होती है, तो जो वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड होता है। जो आपका डिजाइनिंग सेंटर जो अभी चल रहा है, निफ्ट है, इनके लोग हमेशा इसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट। नहीं सर, मैं क्यों प्रश्न कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे यंग जनरेशन के लड़के बच्चे हैं, कि भाई ये फुटवेयर इंडस्ट्री में वो आज देखने के बाद वो सोचेगा या सोचेगी कि क्या मैं इस इंडस्ट्री में जाऊं। तो सर यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द इंडस्ट्री और ऊपर तक रेमुनेशन अर्निंग का क्या स्कोप है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर्स, व्हाट अ पर्सन इनकम इज, इनकम कितना हो रहा है उन लोगों? सर ये डिपेंड करता है। देखिए सर, आज जो हम देखते हैं एकदम जो सबसे लोएस्ट, मैं वही बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टार्टिंग से बहुत लोग दूसरे इंडस्ट्री से यहाँ आना चाहते हैं। मतलब 15 to 20,000 रुपीज से कम कोई आदमी यहाँ से लेके नहीं जाता। अगर बिकॉज देखिए ये बहुत जो लेदर है इसका प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो आपको सैलरी भी है, जॉब वर्क भी है, कुछ पर्क्स भी है, बोनसेस है, एंड ये भी आपको बताएं ये इंडस्ट्री बोनस भी दिया है सिचुएशन। सर और एक प्रश्न हम अगर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उसमें यंग लड़के लड़कियां भी सोचेंगे, सपोज एक आउटसोर्स करते हैं आप एक ग्लव्स बनाने का, ये तो उसमें मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स आप देखते हैं? अगर आप सपोज एक यूनिट के हिसाब से आउटसोर्स करते हैं कि भैया आप मुझे पर डे का 100 ग्लव्स बना के दीजिएगा, तो आपको ये रेमुनेशन हम देंगे, तो कोई सोच भी सकता है कि वो बिजनेस में आए। सर ये तो पीस वाइज होता है। अच्छा, तो उसके लिए उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ नहीं। हम जैसे एक वॉलेट का, जैसे हमारा वॉलेट का बिजनेस है, लेदर वॉलेट का, अगर एक फैब्रिकेटर को हम अपने फैक्ट्री में लेदर भी देते हैं, मटेरियल्स भी देते हैं, फिटिंग्स भी देते हैं, वो ले गए, वो बना के सिर्फ लेके आए, उनको फैब्रिकेशन कॉस्ट हम देते हैं। अच्छा, तो वो प्रोडक्ट वाइज फिक्स है, कोई वॉलेट का 50 रुपया, किसी का 100 रुपया भी है। अच्छा, तो नहीं उसके लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट है? वो मशीन खरीदना पड़ेगा उसको? उसके लिए उसका एक जगह होना चाहिए जहाँ वो काम कर सके, और बेसिक सुइंग मशीन वगैरह होना चाहिए। अच्छा, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा। एक फैब्रिकेटर को आज ये इंडस्ट्री का सबसे गुड पार्ट ये है कि अगर इस इंडस्ट्री से कोई जो आप पूछना, अगर आप सही समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई इससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? एग्जैक्टली कैसे जुड़े? क्योंकि तो अगर एक यंग जनरेशन सोचे कि भाई किसी के पास तो उतना कैपिटल नहीं कि वो का स्टैंडरी बना ले या एक यूनिट बना ले, अगर एक छोटा सा जगह वो बनाता है और ट्रेंड कुछ वर्कर, ट्रेंड मतलब जो इंडस्ट्री का कुछ वर्कर को लेता है, तो वो और लेदर गुड्स बनाना चाहता तो उसको लेके वो बना सकता। माफ कीजिएगा सर, एक एक्चुअली अगर सपोज एक अनस्किल, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नौकरी नहीं मिल रही है, वो अगर सोच रहा है, बच्चा सोच रहा है कि हम एक यूनिट बनाएंगे, तो आप उसको क्या सपोर्ट सिस्टम देंगे? वो बोलेगा आके कि सर मैं करना चाहता हूँ आपके पास, आपका वीडियो मैंने देखा, आपने कहा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट यूनिट है, तो सर आप मुझे क्या सपोर्ट दीजिएगा? क्या मेरा स्किल डेवलपमेंट में आप कोई सहायता कर पाइएगा, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जाके मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ, तो फिर मैं आपके पास आके आपसे जॉब लूँगा, क्योंकि आपको भी देना है तो मैं भी करूंगा सर। हाँ, तो ये आप क्या कहें? टेक्नोलॉजी में अगर आइएगा तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम अगर कोई आएगा लेदर से जुड़ने, अगर वो टेक्नीशियन बनना चाहता है लेदर इंडस्ट्री, उसको हम कहेंगे तुम CLRI ज्वाइन करो, वहाँ 1 साल का कोर्स करो, बेसिक लेदर का अंडरस्टैंडिंग लो। अच्छा, फिर यहाँ टैनरीज में तुमको एज ए टेक्नीशियन जॉब मिलेगा। अच्छा, एक चीज हुआ। अगर लेदर गुड सेक्टर में आना चाहता है, अपना ही वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, छोटा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसको हम कहेंगे कि भाई आपको एक जगह रेंट पे लेना होगा, डेफिनेटली वो उसका समस्या बोलेगा, आप जगह लीजिए, ये बेसिक 1-2 मशीन आपको लगाना है और आपको इंडस्ट्री से काम मिलेगा, आप लेदर गुड्स बनाइए। अगर आप 1000 पीसेस बनाते हैं
तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी। नहीं सर, मैं बहुत क्रूड प्रश्न ये कर रहा हूँ। क्रूड क्यों कर रहा हूँ? ये क्रूड फॉर्म में है, मतलब वो अगर आता है आपके पास सपोज, तो आप उसको क्या सपोर्ट देंगे? क्या वो एक, अगर सपोज वो मनी बैग बनाना चाहता है, उसके लिए फॉर्मा होगा, तो क्या आप उसको कुछ सिखाएंगे या ऐसा कुछ प्रावधान है आप लोगों के यहाँ? बिल्कुल सर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे हर लेदर गुड्स यूनिट में एक डिजाइनर है, एक जो मर्चेंडाइजर जिसको कहते हैं, एक वो है। कोई नया आदमी अगर वो फैब्रिकेशन करना चाहेगा तो उसको तो प्रोडक्ट को हमको समझाना पड़ेगा कि दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट इट्स नीड टू बी मेड, कैसे बनता है, उसको सिखाना होगा। अल्टीमेटली इफ ही वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वो उसको एक टीम क्रिएट करना होगा। वी कैन गाइड दोस काइंड ऑफ पीपल कि आप ये टीम बनाओ। आप जो फैब्रिकेटर मार्केट में जो लोग हैं जो इसका काम करते हैं, जो अकेले तो एक आदमी कितना वॉलेट बना सकता है? एग्जैक्टली, ही हैज टू मेक अ टीम। एग्जैक्टली। आज जो वॉलेट्स बनता है उसको बोलते हैं ग्रुप। एक ग्रुप में 8 आदमी, किसी ग्रुप में 10 आदमी रहता है, अच्छा, तब वो प्रोडक्ट बनता है। एग्जैक्टली। तो एक फैब्रिकेटर के पास 10 ग्रुप होता है, 5 ग्रुप होता है। अच्छा, इसीलिए तो इतना ये लेबर इंटेंसिव है, इतने लोगों को काम मिल रहा है। अगर हमारे पास, अगर सर मेरे अगर 50 फैब्रिकेटर है ना, तो अब आपको हम सिंपल कह सकते हैं into 50 तो आप उसको कर ही लीजिए। अच्छा, उतना एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा वो है। सर मैं थोड़ा सा शहीद परवेज साहब के से पूछना चाहूँगा एक प्रश्न। सर, ये जो पैंडेमिक चल रहा है, अभी तक गया नहीं है जी, तो इसमें आपके इस लेदर इंडस्ट्री को क्या क्या खामियां बरतनी पड़ी, क्या समस्याएं हुई आपकी इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या हुआ है वो ये हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर प्लान्ड वे में हो तो प्लान्ड वे में करने से क्या होता है कि जो है थोड़ा दिक्कत कम आता है। अचानक से जो बंदी कर दिया गया, जो भी लेबर यहाँ पे एक्चुअली लेदर कॉम्प्लेक्स के अंदर का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बेसिक वर्क होता है उसमें बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं वो आउट ऑफ द स्टेट से जुड़े, मतलब वेस्ट बंगाल के वो नहीं है। अच्छा अच्छा, बाहर स्टेट से आए हुए हैं, बिहार के लोग हैं। अच्छा अच्छा, यही भाड़ा वाड़ा लेके रहते होंगे। हाँ हाँ हाँ, जो यहाँ पे सेटल्ड हैं भाड़ा वाड़ा लेके या टेंडरिंग में ही रह जाते हैं। तो उनको जो परेशानी आई वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त में। कुछ लोग यहाँ रह गए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जो चले गए वो डर गए कि फिर हम जाएंगे वहाँ तो फिर क्या होगा। तो ये जो है वो सबसे बड़ा परेशानियाँ हैं पैंडेमिक की वजह से। सर, ये जो आपके यहाँ पे इसके चलते क्या क्या आपकी इंडस्ट्री हैज़ टू सफ़र, मतलब उनका क्या प्रोडक्शन आपका हैम्पर हुआ? आपके पैंडेमिक के लिए एक्सपोर्ट्स भी तो, बिकॉज यू आर हैविंग 25% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट डन बाय लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया, वेस्ट बंगाल कंट्रीब्यूट्स 25%, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसमें क्या आप लोगों को हैम्पर हुआ सर? हाँ बिल्कुल, जैसे ही वो फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ था और लॉकडाउन के बाद जब खुला तो जो अनसर्टेनिटी जो आई उसके वजह से जो लोग नहीं वापस आ पाए, तो जो भी बैकलॉग ऑर्डर्स था वो हम लोग कंप्लीट करने में बहुत परेशानी हुआ उस चीज़ को। अच्छा सर, एज ए एंटरप्रेनर, आप तो एक एंटरप्रेनर है, आप टैनरी चला रहे हैं, तो एज ए एंटरप्रेनर क्या आपके कहीं ना कहीं पूंजी ब्लॉक हुई है? योर मेन कैपिटल हैज बीन स्ट्रैंडेड, योर कैपिटल इज स्ट्रैंडेड वेयर यू आर अनेबल टू कम आउट विद द स्टेट, क्योंकि पूंजी है। बिजनेस मीन्स इट गोज ऑन रनिंग, इट मस्ट बी इन ए रनिंग। एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, ROI बोल के शब्द है। अगर वो नहीं आता है तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। इट्स वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दिस। तो ये ROI में आपका ये क्या साइकिल डिस्टर्ब हो गया इस पैंडेमिक के चलते? डिस्टर्ब हुआ, साइकिल डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि जो पैंडेमिक से पहले मान लीजिए जो भी हम लोग जैसे रॉ मटेरियल का काम से स्टार्ट होता है, तो रॉ मटेरियल को तो प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक जो फर्स्ट वेव जो आया जिसमें जो रुका, उसमें जो पेरिशेबल आइटम जो था जो रुक गया फैक्ट्रीज में, 1 महीना 1.5 महीना जो भी वर्कर्स के लिए या केमिकल्स के लिए जो नहीं बन पाया, एक तो वो पूंजी सबका टूट गया, ठीक है। क्योंकि वो जो माल था उसमें से आप समझिए कि 60-70% जो है वो अनयूजेबल हो गया, तो वो एक पूंजी आपका ब्लॉक हो गया या ख़त्म ही उसको समझ लीजिए हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो रनिंग नहीं हुआ 2-3 महीना तक ये चीज़, और फिर जब रनिंग स्टार्ट करिए, ये जैसे कि जिया भाई ने बताया कि जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप इसको ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं फिर उसको स्टार्ट करने में अगर 2 महीना ब्रेक लगा है तो 4 महीना फिर इसको कंटिन्यूएशन में डालने में लगता है। तो वो फिर पूंजी 4 महीना का फिर एक्स्ट्रा ब्लॉक हुआ।
शायद जी एक बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ प्रश्न करते हैं जी, आपको। ये जो एज ए एंटरप्रेनर आप भी, और प्रश्न आपके लिए भी है सर, प्रश्न है एज ए एंटरप्रेनर, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इट फॉल्स अंडर एमएसएमई, उससे भी ज़्यादा है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज लाने में जा रहा है, तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इफ़ यू लुक एट इट। तो इसमें ये पेंडेमिक के चलते एज ए एंटरप्रेनर आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसमें क्या राज्य सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या सहायता की? बिल्कुल एकदम क्रूड प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर ऑब्जेक्टिव भी चाहिए सर, सब्जेक्टिव नहीं लूंगा मैं। हाँ सर बोलिए। बात है, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो हेल्प मिलना चाहिए था, वो एक मोटा मोटी हेल्प हम लोग को यहाँ पे मिला है। हाँ, ठीक है ना। जैसे कि पेंडेमिक में भी आप समझिए कि चलता रहा वो सब, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि पॉलिसी लॉकडाउन फर्स्ट आने का सेंट्रल गवर्नमेंट ही लाई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिना प्लानिंग के अगर कोई चीज़ करती है तो उसका खमियाजा तो सबको ही भुगतना पड़ा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी तरह का सहायता और सपोर्ट अगर स्टेट को प्रोवाइड करेगी तो स्टेट डेफिनेटली अपने लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करता, मगर वहाँ से तो कुछ आया नहीं। इनफैक्ट जो हम लोग का जीएसटी का पैसा जाके फंसता है, जो हम लोग को रिटर्न नहीं मिल पाता है टाइम से, वो भी हम देखते हैं पेपर्स में और न्यूज़ में पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके फंसा हुआ है। तो एक्स्ट्रा कुछ मत दीजिए, मगर जो हमारा है वही कम से कम हमको लौटा दीजिए, उससे हम जो है अपना सिस्टम को रन कर सकते हैं। अच्छा, तो जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सर एकदम सिंपल सा प्रश्न है। जो गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बात कर रहा हूँ। सरकार की बात हो रही है कि पैंडेमिक तो एक पैंडेमिक है। और जैसे शाहिद ने बताया कि अनप्लान्ड कोई भी चीज़ हो या वो लॉकडाउन या कोई भी चीज़ अनप्लान्ड एक इंडस्ट्री के लिए तो प्रॉब्लम है ही है। और जिस तरीके से अनप्लान्ड तरीके से वो हमारा पेरिशेबल गुड, बहुत गुड्स मेरा बर्बाद हुआ, जो ट्रक में फंसा रह गया, मतलब पेरिशेबल आइटम में सड़ गया, ख़त्म हो गया, उसका वैल्यू ज़ीरो हो गया। एंड वो तो जो ख़त्म हो गया, बिकॉज एज यू नो वी आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये लेदर इंडस्ट्री मोस्टली इनटू एक्सपोर्ट्स ही है, तो फॉरेन रेवेन्यू का तो लॉस हुआ। तो लॉस तो बिल्कुल हुआ, ये पूरा कंट्री का लॉस हुआ, पूरा कंट्री का लॉस हुआ, बिकॉज ये फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है। जहाँ तक हम लोगों को लोन मिला, मतलब जो एमएसएमई सेक्टर को GECL करके एक लोन जानते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो अभी तो बड़ा है, हाल ही में तो बोले हैं कि 3 करोड़ तक का लोन विथ नो कोलैटरल दे रहे हैं। सीतारमण जी ने एकदम स्पेसिफिक कहा है। जो लोन का जो हुआ था वो विथ नो कोलैटरल, वो लोन लिया नहीं, इसलिए वजह ये था कि भाई लोन लेने से तो रिपेमेंट भी करना पड़ता है। लोन तो लोन ही है, कर्ज तो कर्ज है। बिल्कुल। तो आज वो लोन अगर हम लोग ले लेते और कारोबार तो, क्योंकि पूरी दुनिया तो लॉकडाउन में है, बिजनेस तो उस तरीके से चलना नहीं है। इस लोन का 1 साल सिर्फ इंटरेस्ट देना था, उसके बाद उसका EMI शुरू होना था। एग्जैक्टली। तो वो 1 साल तो गुजर गया और अभी भी तो पैंडेमिक जारी है, बिजनेस तो उस तरीके से बढ़ा नहीं। आज तो ये EMI देना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। सो पैंडेमिक है तो सफरिंग तो सबको होना ही था, और लेदर इंडस्ट्री उससे बच जाएगा ऐसा नहीं पॉसिबल। तो सफरिंग तो हम लोगों को बिल्कुल हुआ है। और जैसा एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक मतलब जो वर्क फोर्स का, जो माइग्रेंट वर्कर्स को जो अफरा तफरी जो लास्ट टाइम हुआ था 2020 में, वो लोग तो उस टाइम तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो वर्कर लौटेंगे क्या, डर का माहौल था। आज तो आप देखिएगा कि लोग थोड़ा रिलैक्स्ड हैं विद द पैंडेमिक, ऐसे करना कुछ जानते हैं। उस टाइम तो बहुत ही अनसर्टेन था, तो बहुत दिन तक तो वर्कर ही नजर नहीं आया यहाँ पे। सर एक आखिरी प्रश्न करना चाह रहे हैं, प्रश्न बहुत हैं सर, लेकिन एक्चुअली एक दिन में हम सब प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हम आएंगे आपके पास स्टेज बाय स्टेज, बहुत सारे प्रश्न हैं, एक दिन में करना संभव भी नहीं है। सर एक प्रश्न हम जानना चाहते हैं, एक यंग एंटरप्रेनर अगर आना चाहता है लेदर इंडस्ट्री में, और एक यंग लड़का या लड़की एज ए जॉब करने के लिए, इट मे बी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और इट मे बी इन ए टैनरी जॉब और वॉट एवर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे एज ए चैंपियन ऑफ द इंडस्ट्री? इतने सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप दोनों से मैं ओपिनियन लूंगा। एज एन एंटरप्रेन्योर हम ये कहना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री इज अ वाइब्रेंट इंडस्ट्री, यू हैव टू बी टेक्निकली साउंड एंड आपका पर्सनल अटेंशन बहुत ज़रूरत है, बिकॉज
आपको प्रोडक्ट बनाना और एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आपको काम करना सर है। उसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहा हूँ। आपका ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक शब्द चलता है स्वैट। हाँ, इस SWOT, राइट, strength, weakness, opportunities and threats, Right. which is considered as SWOT. Right. In any industry it is being measured. Industry is measured on that. Exactly. तो इस पे अगर मैं एक एक को बोलूं कि स्ट्रेंथ में क्या है, वीकनेस में क्या है, अपॉर्चुनिटी में क्या है और थ्रेट्स क्या है। मैंने एज ए एंटरप्रेन्योर अगर कोई पूंजी लगा रहा है तो उसको स्ट्रेंथ ये इस इंडस्ट्री का है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट में डिमांड इसका है, और लेदर का डिमांड शुरू से है और रहेगा। विद दिस पैंडेमिक वी शुड नॉट थिंक इंडस्ट्री इज गोइंग, नहीं वो तो पैंडेमिक इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इंडस्ट्री हैज टू ग्रो, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है तो बैग्स का, वॉलेट्स का, शूज का, गारमेंट्स का कंजम्पशन डिमांड बढ़ना है, तो दिस इंडस्ट्री हैज टू ग्रो। इसीलिए आज 400 के बाद 400 और टैनरी बनने को आ रही है, 20 mld के बाद 40 mld का प्लांट बन रहा है, और गवर्नमेंट्स का फोकस इस इंडस्ट्री के तरफ इसीलिए है कि इसका पोटेंशियल टू ग्रो इज ऑलरेडी देयर। एग्जैक्टली। इसका वीकनेस ये है कि यू शुड नो द ट्रेड टू समबडी टू सर, नो द ट्रेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टेक्निकलिटी और व्हाट? सर देखिए, ये नेचुरल प्रोडक्ट का इंडस्ट्री है। हाँ, आप when you buy leather you buy with the hair on, अच्छा, and when you make product you remove everything, so all the defects fats and all the problems comes within that on the table. हाँ। So इसमें इंडस्ट्री का होना या नो हाउ, वेदर टू वेदर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चेंज होता है, एरिया से एरिया प्रोडक्ट चेंज होता है। अच्छा। 50 किलोमीटर के रेडियस, अगर आप बंगाल को एक मानते हैं, बंगाल एक है, तो बंगाल में भी हर एरिया का, जलपाईगुड़ी का लेदर, गोट का लेदर का स्ट्रक्चर अलग होता है, मालदा का अलग होता है, और बशीरहाट का अलग। So this is a weakness area. So this is the, you have to be from the industry. You have to have a real forecast. You should know. जैसे इन रेनी सीजन गोट स्किन बहुत खराब हो जाता है, बट देयर आर सम एरियाज इन द कंट्री जो बरसात में गोट, इन द रेनी सीजन द गोट स्किन इज द बेस्ट। तो ये आप कैसे जानोगे? अच्छा। For a person to come from any other industry and to learn this in a very short span of time is not a matter of joke. Sir, what is the opportunity? Opportunities is definitely there. एक अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, डोमेस्टिक मार्केट को भूलना नहीं चाहिए। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, सो यहाँ पोटेंशियल, मतलब प्रोडक्ट्स का बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा यहाँ लोगों के हाथ में। अगेन पैंडेमिक सिचुएशन इज बैड, सो टू से समथिंग वेरी पॉजिटिव, आज के दिन में बहुत कभी कभी बड़ा वो लगता है कि ये बोलना चाहिए, बिकॉज आज तो हर कुछ इस सिचुएशन से जुड़ा, आज के दिन में तो हालात बहुत ही बुरे हैं। बट डोमेस्टिक में भी, सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि आज हमारे जो यंग जनरेशन आ रहे हैं वो भी बहुत फैशन ओरिएंटेड है। एग्जैक्टली, बस एवरीबॉडी अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट में तो ऑलरेडी, डोमेस्टिक में भी ये इंडस्ट्री, क्योंकि आउटलुक भी चेंज हो रहा है ना लोगों का, देखते होंगे बहुत ब्रांड्स जो मॉल्स वगैरह में आप विजिट करते होंगे, बहुत इंडियन ब्रांड्स काफी अच्छे प्रोडक्ट्स। सर, और एक और ये थ्रेट में अगर आप जाते हैं तो व्हाट आर द थ्रेट टू द इंडस्ट्री? थ्रेट ये है जो यूपी वगैरह में हम लोगों ने देखा सिचुएशन, क्योंकि यूपी से बहुत टेंडर्स यहाँ आ रहे हैं। हाँ। अब आई डोंट वांट टू रियली गो पॉलिटिकली ओवर हियर बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री, बट यूपी से जो लोग आए उनका यही था कि हमको वहाँ टेंडरी चलाना बहुत मुश्किल होगा, रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, और इंडस्ट्री को बहुत दूसरे निगाह से देखा जा रहा है। तो इंडस्ट्री इट्स अ फॉरेन रेवेन्यू, मेक इन इंडिया में हम लोगों को लाया गया था, तो अगर ये फॉरेन रेवेन्यू अर्निंग इंडस्ट्री है तो थ्रेट तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्पेशली इंटरनल थ्रेट इज वेरी डेंजरस। देयर शुड नॉट बी एनी थ्रेट टू दिस इंडस्ट्री। बंगाल में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे बंगाल में आज हमको, मेरा सवाल सर, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कानपुर में भी तो लेदर इंडस्ट्री, वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं, आई वेलकम देम बिकॉज आई वांट माय इंडस्ट्री टू ग्रो बिगर एंड बिगर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जितनी पूंजी आएगी उतना बढ़ेगा। वो क्यों आ रहे हैं? दे आर आल्सो फ्रॉम आवर ओन कंट्री, वो क्यों छोड़ के यहाँ आ रहे हैं? दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज लेफ्ट फॉर जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, और आपसे भी ये मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, इस पे हम आएंगे, और एक लास्ट प्रश्न, शेष प्रश्न हम करना चाह रहे हैं आपसे। सर, आपसे भी है ये सर, एक आपको यहाँ इंटरप्ट करेंगे। जब थ्रेट का बात है, बहुत ऐसा भी इंस्टेंसेस हुआ, रॉ मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होता था अटक गया, जला दिया गया, फेंक दिया गया। तो अगर मान लीजिए हम
किसी से कोई चीज़ खरीदे उसको रास्ता में फेंक तो दिया पूरा गया। ही मतलब सिर्फ वो so these पैसा are- नहीं गया, आपका पूरा एक्सपेक्टेशन गया, लेन अप गया, फिर आपका जो स्टाफ बैठा हुआ है, जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है, वो भी अटक गया, सब पूरा चीज ऑल द बिगर ब्रांड्स आर इनटू लेदर हाँ। एंड इट्स अ वेरी लाइक प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, सो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी थ्रेट टू दिस इंडस्ट्री। सर और एक सवाल मैं जो करना चाह रहा था सर, एक इंटरनेशनल बहुत सारे ब्रांड्स हैं लेदर पे, एंड पर्टिकुलरली मैं एक नाम नहीं लूँगा, कल ही वो आए हैं हमारे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, उनकी एक वाइफ एक बैग लेके जा रही है, वो 80 लाख रुपए की, 80 lakhs दैट बैग कॉस्ट, इज ए लेदर बैग। तो ये आपका ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, तो हाउ मच we as a businessman in West Bengal, you as an entrepreneur in West Bengal are collaborating with these international brands so that we have a name also over there. सर इस पे क्या करना चाहेंगे आप you will be surprised to know कि जितनी बड़ी ब्रांड है, या वो गुची हो, या मार्क्स एंड स्पेंसर हो, या वो ज़ारा हो, यहाँ तक कि लुई विटो, उसका भी कुछ प्रोडक्ट आपके कलकत्ता शहर में बनता है। सो वी आर इनटू ऑल द ब्रांड्स। डेबनहैम्स तो अब बंद हो गई यूके में, उसका भी प्रोडक्शन यही होता था। अच्छा मीन्स जर्मन्स काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उनका प्रोडक्शन यही होता। सो इन लेदर गुड सेक्टर वी आर डूइंग वेरी वेल। इंडस्ट्रियल ग्लव्स में तो हमने आपको बताया कि वी आर द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्लव्स इन द वर्ल्ड। अच्छा सर, फिर और एक मतलब आखिर सवाल के बाद फिर एक सवाल आ गया दिमाग में, वो जो कहना चाह रहे थे कि आर यू डिपेंडिंग ऑन ओनली द यूरोपियन ब्लॉक्स because the exchange in money, when you are not no Asian countries like Japan, आपका कोरिया हो गया, या फिर यहाँ पे क्या हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्लव्स? हाँ, डेटा काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स का देखिए तो यूएसए, यूरोपियन मार्केट, आज मिडिल ईस्टर्न मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में काफी में कुछ खास नहीं है, लेकिन है साउथ अफ्रीका में भी काफी बिजनेस हो रहा है। यूएस मार्केट इज ग्रोइंग नाउ इन अ वेरी रैपिड मैनर, और यूएस में हमारा कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा। लेकिन सर इंडस्ट्रियल ग्लव्स तो हर जगह पे डिमांड है। इंडस्ट्रियल ग्लव्स साउथ अमेरिका भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, जापान भी जाता है, मलेशिया भी जाता है, पैराग्वे भी जाता है, यूरोपियन कंट्रीज भी जाता है, यूएस भी जाता है। सो वी आर डूइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड जो प्रमोशन का काम है, सीएलई भी फेयर्स करते हैं, फिर हम लोग हांगकांग फेयर से अटैच्ड हैं। A+A फेयर जो इंडस्ट्रियल ग्लव्स का होता है उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो मिलान का जो सबसे बड़ा लेना पहले होता है, उसमें हम लोग फिनिश लेदर को लेके पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ऑफेनबर्ग फेयर जो जर्मनी में होता है, जो लेदर गुड्स का, या स्पेन में फेयर होता है लेदर गुड्स का, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो वी वर वेरी प्रो इन दिस 1.5 years with pandemics, everything is different situation altogether. So right now lot of our exporters are selling on online platform, Amazon पे आप देखिएगा तो काफी लोग सेल शुरू कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। सो वी आर विद द मार्केट, वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड, बट अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली देयर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, गवर्नमेंट्स का सपोर्ट्स और मिलने से और आगे बढ़ेगा इंडस्ट्री। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आज मैं बोल रहा था बहुत सारे प्रश्न हैं, आएंगे हम आपके पास, एक दिन में सब करना संभव नहीं है। तो हम बात कर रहे थे आज ये 2 जनरल सेक्रेटरीज के साथ, जॉइंट सेक्रेटरीज के साथ सीएलसी के, तो बात करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो लेदर इंडस्ट्री है, जो जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, हम 2 मुद्दों के लिए एमएसएमई में पड़ती है और जॉब ओरिएंटेड, जहाँ पे जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी को लेके हम आए यहाँ पे और समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रश्न उन्होंने किए, उत्तर भी उन्होंने, प्रश्न हमने किए, प्रश्न आपके थे जो हमको मिलते हैं बस में चलते चलते, चाय की दुकानों में, वो प्रश्न थे, प्रश्न हमने किए, हमने रखे हैं उनको और उत्तर उन्होंने दिए। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स से।